तो जैसा कि हम जानते हैं कि मैड्रिड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस को हम कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 25, सीओपी 25। क्लियर। तो ये जो सीओपी 25 हुई थी ये मैड्रिड में हुई थी, बट ये जो सीओपी 25 हुई थी ये किसकी प्रेसिडेंसी में हुई थी? ये चिले की प्रेसिडेंसी में हुई थी। तो प्रेसिडेंसी थी चिले की, और हुई कहां थी कॉन्फ्रेंस? स्पेन में, मैड्रिड में। अच्छा, मैड्रिड कॉन्फ्रेंस के साथ साथ सीएमपी 2015 एंड सीएमए 2 भी हुआ है। सीएमपी 15 क्या है? सीएमपी क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल की मीटिंग ऑफ पार्टीज। और सीएमए क्या था? सीएमए 2 जो हुआ है पेरिस अग्रीमेंट की मीटिंग ऑफ पार्टीज। ऑलराइट। तो ये जो सीएमपी 15 और सीएमए 2 हुआ है ये भी सीओपी 25 के साथ हुआ है। जैसे कि मैंने कहा था कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के साथ ये मीटिंग ऑफ पार्टीज भी होती हैं। ऑलराइट। नाउ ये जो मैड्रिड कॉन्फ्रेंस थी इसने तीन मेजर इश्यूज पे, जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से रिलेटेड तीन मेजर इश्यूज थे, उन पे फोकस करा है। एक, आर्टिकल 6 जो कार्बन मार्केट से डील करता है उस पर कोई भी डिसीजन नहीं आया था, तो उस पर काम करना था मैड्रिड कॉन्फ्रेंस ने। देन लॉस एंड डैमेज अंडर पेरिस एग्रीमेंट, आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले हमने करा लॉस एंड डैमेज। तो लॉस एंड डैमेज रिलेटेड जो भी डिसीजंस होने थे उन पे डिसाइड करना था मैड्रिड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस ने, क्योंकि लॉस एंड डैमेज रिलेटेड अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया था। और सीओपी 25 में कोशिश यह की जा रही थी कि जितनी भी कंट्रीज ने अपने एनडीसीज बताए हैं वो अपने एनडीसीज और एक्स्ट्रा करें। जैसे जितने भी कंट्रीज ने अपने टारगेट्स दिए हैं, अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस बताई हैं, वो अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस और बढ़ा दे, बिकॉज उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन से कुछ होने नहीं वाला। राइट थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा बट इट वुड बी टू लिटिल। क्लियर। तो सीओपी 25 में आपने कोशिश करनी थी कि जितनी भी कंट्रीज हैं वो और एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट करें। ऑलराइट। एनहांसिंग एनडीसीज बाय ऑल कंट्रीज टू कर्ब carbon emissions. All right. Now, as the Paris Agreement comes into force from January 1st, 2020, मतलब enforce हो चुका है, the COP25 was important to finalize the rule book for the Paris Agreement. क्योंकि Paris Climate Agreement स्टार्ट होना था 2020 से, इसीलिए 2019 में ही आपको डिसाइड करना था कि ये Paris Climate Agreement एनफोर्स कैसे होगा, इसकी रूल बुक क्या होगी, और वो आपने डिसाइड करना था। उसका आखिरी मौका था आपके पास मैड्रिड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस COP25। ऑलराइट। अच्छा, सीओपी 25 को हम ब्लू सीओपी भी कहते हैं। ब्लू सीओपी क्यों कहते हैं? बिकॉज इस सीओपी में ना हमने ज्यादातर फोकस करा है ओशियंस पे। अच्छा, एक और रीजन से ब्लू सीओपी कहते हैं क्योंकि सीओपी 25 की जो प्रेसिडेंसी थी वो चिले की अंडर थी, और चिले के ना बहुत ज्यादा बड़ी कोस्ट लाइन है। चिले बिल्कुल कोस्ट के साथ लगता है साउथ अमेरिका में। राइट। तो इसीलिए चिले के लिए ओशंस की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो एक तो चिले की प्रेसिडेंसी है, और क्योंकि ओशंस पे फोकस किया गया है दैट्स व्हाई इट वाज कॉल्ड ब्लू सीओपी। ऑलराइट। नाउ सीओपी 25 में जो भी डिसीजन लिए गए हैं ना, उस डिसीजन का नाम है चिले मैड्रिड टाइम फॉर एक्शन। तो आपने जो भी डिसीजंस लिए हैं मैड्रिड कॉन्फ्रेंस में उसका आपने हेडिंग डाली है उसके आगे, चिले मैड्रिड टाइम फॉर एक्शन। ठीक है। चिले क्योंकि प्रेसिडेंट है और मैड्रिड जो है वहां पे कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो चिले मैड्रिड टाइम फॉर एक्शन। नाउ इसमें डिसीजंस क्या लिए गए हैं? It urges parties to the convention to enhance their NDCs without setting out a clear and strict timeline. तो चिले मैड्रिड टाइम फॉर एक्शन में ना आपने ना पार्टीज को अपील करी है, कंट्रीज को अपील करी है कि वो अपने एनडीसीज और बढ़ा दें, बट आपने कोई स्ट्रिक्ट टाइमलाइन नहीं रखी है। राइट। अच्छा, लॉस एंड डैमेज के लिए ना ऑलरेडी 2000 मतलब बहुत पहले लॉस एंड डैमेज के लिए एक वॉरसॉ इंटरनेशनल मैकेनिज्म आ गया था। ठीक है, कि लॉस एंड डैमेज रिलेटेड जो भी रूल्स होंगे कि डेवलप्ड कंट्रीज को कैसे डेवलपिंग कंट्रीज को कॉम्पनसेट करना है, उस पे क्या क्या रूल्स होंगे, कैसे कैसे वो कंपनसेशन होगी, वो वॉरसॉ इंटरनेशनल मैकेनिज्म से देखा जाना था। तो वॉरसॉ इंटरनेशनल मैकेनिज्म पे कोई डिसीजन नहीं लिया गया। बस चिले मैड्रिड टाइम फॉर एक्शन ने बोला है कि वॉरसॉ इंटरनेशनल मैकेनिज्म फॉर लॉस एंड डैमेज को अच्छे से हमें करना पड़ेगा, उसको अच्छे से सारा मतलब उसके रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। राइट। तो सीओपी 25 में द डिसीजन अंडर दिस रिकॉग्नाइजेस द अर्जेंसी ऑफ स्केलिंग अप एक्शन एंड सपोर्ट as appropriate, including finance, technology, capacity building for developing countries for averting, minimizing and addressing loss and damage. ठीक है। तो आपको पता है क्या याद रखना है? लॉस एंड डैमेज तो आपको पता है, लॉस एंड डैमेज पे ऑलरेडी वॉरसॉ इंटरनेशनल मैकेनिज्म है। अच्छा, वॉरसॉ इंटरनेशनल मैकेनिज्म पे कोई अग्रीमेंट नहीं आ पाया मैड्रिड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस पे। बस ये बोला है कि हमें और अच्छे से स्केल अप करना पड़ेगा सपोर्ट टू डेवलपिंग कंट्रीज फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज, प्लस लॉस एंड डैमेज के लिए सपोर्ट ग्रीन क्लाइमेट फंड से भी आ सकता है। अच्छा, वॉरसो इंटरनेशनल मैकेनिज्म के लिए आपने एक और तरीका निकाला है जिससे डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज को दे सकती हैं असिस्टेंस, विच इज कॉल्ड सैंटियागो फ्रेमवर्क। द डिसीजन ऑल्सो एस्टैब्लिश द सैंटियागो नेटवर्क फॉर कैटलाइजिंग टेक्निकल असिस्टेंस, फाइनेंशियल नहीं टेक्निकल असिस्टेंस फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ रेलेवेंट अप्रोचेज एट इन डेवलपिंग कंट्रीज। ऑलराइट।
अच्छा, क्लाइमेट फाइनेंस के लिए भी आपने मैड्रिड कॉन्फ्रेंस में डिसीजन लिया। क्लाइमेट फाइनेंस डील्स विद कि डेवलप्ड कंट्रीज कैसे डेवलपिंग कंट्रीज को फाइनेंस दे ताकि वो मिटिगेट और अडेप्ट कर सकें। Now, negotiators were unable to agree on when they should take a decision on whether and how the work program for long-term finance and agenda should continue post 2020। तो अभी तक आपने ना कोई प्रोग्राम, प्लान ऑफ एक्शन या रूल बुक नहीं निकाल पाए हो जिससे आप डेवलप्ड कंट्रीज के थ्रू, डेवलप्ड कंट्रीज से डेवलपिंग कंट्रीज को फाइनेंस पहुंचा सको। अभी तक ना अग्रीमेंट नहीं आया, और अग्रीमेंट ना आने का नतीजा, रीजन पता क्या है? कि डेवलपिंग कंट्रीज ज्यादा डिमांड कर रही हैं और डेवलप्ड कंट्रीज देना नहीं चाह रही हैं पैसा। क्लियर? अच्छा, आर्टिकल 6 जो कार्बन मार्केट से डील करता है, उस पे कोई डिसीजन नहीं आया। तो इसीलिए कई लोग ना मैड्रिड कॉन्फ्रेंस को फेलियर कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आर्टिकल 6 पे कोई डिसीजन नहीं लिया है। द कॉन्फ्रेंस कुडंट एग्री अपॉन द सेट ऑफ रूल्स फॉर कार्बन मार्केट्स अंडर आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। बोला ये है मैड्रिड कॉन्फ्रेंस में कि ये नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस में हम इससे रिलेटेड डिसीजन ले लेंगे। और नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस कहां होने वाली है? COP 26 होने वाली है ग्लासगो में। ठीक है? अच्छा, जेंडर एक्शन प्लान पे आपने डिसीजन ले लिया। आपने नया न्यू 5 ईयर जेंडर एक्शन प्लान निकाल दिया है अंडर मैड्रिड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस। ऑलराइट? अच्छा, सिर्फ यही डिसीजंस नहीं लिए गए, और बहुत सारे डिसीजंस लिए गए थे चिली मैड्रिड टाइम फॉर एक्शन में। वो क्या थे? अदर डिसीजंस ऑफ COP 25। एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ से बोला यह गया था कि ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क एनहांस करना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क मतलब कि एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे हम कंट्रीज को मॉनिटर कर सके। मॉनिटर किस चीज के लिए करना है? कि उन्होंने जो प्रोमिसेस किए वो अपने प्रोमिसेस पूरे भी कर पा रहे हैं, अपने एनडीसीज पूरे भी कर पा रहे हैं, वो प्रॉपर रिपोर्टिंग करें। ठीक है? और वेरिफिकेशन के लिए ट्रांसपेरेंट फ्रेमवर्क होना चाहिए। मतलब कि अगर इंडिया कह रहा है कि उसने $1 बिलियन का, 1 बिलियन डॉलर कह रहा है, 1 बिलियन टन का कार्बन सिंक बना दिया, तो उसको वेरीफाई करने के लिए भी एक ट्रांसपेरेंट फ्रेमवर्क होना चाहिए। Clear? So India argued for a robust transparency framework for both action and support provided by developed to developing countries. Clear? Further, the common format should operationalize flexibility for developing countries to reflect the principle of common but differentiated responsibilities and respective capabilities. ये जो प्रिंसिपल है ना, ये UNFCCC का सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि क्लाइमेट चेंज से बचना पूरे वर्ल्ड की कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट ये ना कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, बट डेवलप्ड कंट्रीज के पास ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डेवलपिंग कंट्रीज के पास कम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दैट इज वाई डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाइमेट चेंज की कॉमन है बट डिफरेंशिएटेड है, कुछ कंट्रीज पे ज्यादा है, कुछ कंट्रीज पे कम है। एंड दैट इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल फैक्ट्स। हिस्टोरिकल फैक्ट्स मतलब ज्यादा वर्ल्ड को पोल्यूट डेवलप्ड कंट्रीज ने करा है। ठीक है? एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज, कुछ कंट्रीज की अभी भी कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो क्लाइमेट चेंज से फाइट कर सके। राइट? तो इस बेसिस पे इस प्रिंसिपल को आपने रीइटरेट करा इसमें। क्लियर? अच्छा, डिस्कशन ऑन दिस मैटर विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट COP 26। तो बोला इस पे जो भी फ्रेमवर्क होना था ना, ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क, उस पे कोई डिसीजन नहीं आ पाया COP 25 में, तो COP 26 ग्लासगो में करेंगे। क्लियर? अच्छा, अडेप्टेशन को लेके भी बहुत सारी बातें हुई हैं COP 25 में। इंडिया ने बोला है कि जितना भी पैसा आप स्पेंड करोगे ना क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, तो ना आधा पैसा मिटिगेशन पे जाना चाहिए, आधा अडेप्टेशन पे जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारा का सारा मिटिगेशन पे चला गया है, सारा का सारा अडेप्टेशन पे चला गया। देयर शुड बी पैरिटी बिटवीन द टू। क्लियर? और इंडिया की बात मानते हुए COP 25 ने भी यही डिसीजन लिया है। ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है ये यही बताता है, इंडिया की बात ही बताता है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड ट्रांसफर पे भी काम हुआ हुआ है। ऑन टेक्नोलॉजी रिलेटेड मैटर्स द अडॉप्टेड डिसीजन, जो COP 25 में डिसीजन अडॉप्ट करा है, इट रिक्वेस्ट द टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव कमिटी एंड द क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर एंड नेटवर्क, जो UNFCCC के अंडर हैं ये दोनों, to continue to implement their mandates with strengthened efforts on all themes of technology framework। टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क पता क्या है? कि कैसे डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज को असिस्ट करेंगे ऑन टेक्नोलॉजी रिलेटेड मैटर्स। ठीक है? अच्छा, COP 25 के डिसीजन में यह भी बोला है कि ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF भी कोलैबोरेट करे CTCN और TEC के साथ। ऑलराइट? अच्छा, एक और चीज होती है बाइनियल अपडेट रिपोर्ट। हर कंट्री को बोला हुआ है कि हर 2 साल में ना हर कंट्री अपनी एक रिपोर्ट पेश करेगी UNFCCC को। उस रिपोर्ट में लिखा होगा कि उस कंट्री ने अपने एनडीसीज किस हद तक पूरे करे और किस हद तक वो अपने टारगेट से पीछे रह गए हैं। ऑलराइट? तो दीज आर रिपोर्ट सबमिटेड अंडर UNFCCC बाय पार्टीज टू द कन्वेंशन।
ठीक है, सच रिपोर्ट्स प्रोवाइड अपडेट्स ऑन एक्शन अंडरटेकन बाय पार्टी टू इंप्लीमेंट द कन्वेंशन, कि आपने क्या क्या एक्शन लिया। जैसे इंडिया अगर BUR सबमिट कर रहा है ना, तो इंडिया बताएगा इंडिया ने क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए क्या क्या एक्शंस लिए हैं। ठीक है, इंडिया की अभी ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस क्या चल रही हैं, इंडिया ने कैसे कुछ जो एग्जिस्टिंग एटमोस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेज है उन्हें कैसे रिमूव करा है, और वगैरह वगैरह। ठीक है, तो हर 2 साल में रिपोर्ट पेश करनी होगी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बाइनियल अपडेट रिपोर्ट। तो इंडिया ने ना पहली बाइनियल अपडेट रिपोर्ट पेश करी थी 2016 में। तो इंडिया सबमिटेड इट सेकंड BUR इन दिसंबर 2018 अंडर द फैसिलिटेटिव शेयरिंग ऑफ व्यूज प्रोसेस। ठीक है, तो इंडिया की अचीवमेंट पता क्या थी अंडर इट्स BUR, कि 21% रिडक्शन इन इमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स GDP ओवर द पीरियड 2005 to 14। हमने क्या बोला कि 2030 तक हम 33 to 35% कर देंगे, तो हमने 2014 तक ही 21% कर दिया था, तो हम काफी अच्छा चल रहे हैं। राइट, अच्छा, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट तो जाना है 2020 के बाद, 2020 से एनफोर्स होना था। राइट, पर 2015 से 2020 तक कंट्रीज को कैसे क्लाइमेट चेंज से फाइट करना था, कैसे अपने ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस को कम करना था, उसे हम कहते हैं प्री 2020 इंप्लीमेंटेशन एंड एमिशन गैप्स, एम्बिशन गैप्स। तो उस पे भी डिसीजंस लिए गए थे या उस पे भी बातें हुई थी अंडर COP25। वो क्या बातें हुई थी, ये 3 पॉइंट्स दिए आप देख सकते हो। ऑलराइट, अच्छा, एक और चीज विद रिस्पेक्ट टू मैड्रिड कॉन्फ्रेंस जो आपसे प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं। COP25 में ना इंडिया ने ना एक ना पवेलियन होस्ट करा था, एक जगह ले ली थी और उस पे ना काफी ज्यादा एक म्यूजियम सा बनाया था। राइट, उसे हम कहते हैं इंडिया पवेलियन। तो मैड्रिड में इंडिया ने एक ऐसा, ये जो पिक्चर में दिखाया हुआ ऐसे म्यूजियम बनाया हुआ था। तो इंडिया होस्टेड एन इंडिया पवेलियन at COP25, which was a major attraction amongst the visitors that included delegates from different parts of the world, UN agencies। अच्छा, इस म्यूजियम में, इस पवेलियन में पता क्या दिखाना था, 150 ईयर्स हो गए थे महात्मा गांधी को। ठीक है, तो हमने इस पवेलियन में यह दिखाना था कि महात्मा गांधी के आइडियाज के थे, क्या थे अराउंड सिंपल लिविंग। व्हाट डिड महात्मा गांधी प्रीच when he talked about simple living, है ना, सस्टेनेबल लिविंग के बारे में। तो महात्मा गांधी जी के आइडियाज विद ऑन सस्टेनेबल लिविंग वो सारे हमने इसमें दर्शाए थे। The theme of the pavilion was 150 years of celebrating the Mahatma, and it was designed to depict Mahatma Gandhi's life and messages around sustainable living. All right, so that's it from my side, guys. I hope आपको Madrid Climate Conference समझ आई हो. If you have any doubts, then please write those doubts in the comment section below. I'll see you next time with more videos on environment and geography. Thank you.